हाय एवरीवन, मैं रॉबिन आप सभी को एक बार फिर से एक नए पार्ट में आपके साथ वेलकम करता हूं, जहां पर हम टॉप 30 सीरीज़ अपनी जीएस से स्टार्ट करेंगे। देखिए, पहला सेशन होगा हमारे इस डिस्कशन का। और जैसे जैसे हम अपने फॉलोइंग डेज में आगे बढ़ेंगे, उसी के साथ साथ हम अपने इस पार्ट्स को भी कन्वर्ट करते चले जाएंगे। तो टॉप 30 सीरीज़ में हमारे इस पार्ट में हम पॉलिटी, ज्योग्राफी और साइंस यानी कि फिजिक्स का हम साइंस में पार्ट ले लेंगे, जिनके क्वेश्चंस का हम अपने सेशन में डिस्कशन करेंगे। दिस पार्ट विल बी प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज़ रॉबिन। तो चलिए हम अपने सेशन को स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। अ फेडरल स्ट्रक्चर फॉर इंडिया को जब सामने लाया गया तो किस एक्ट के तहत इसे लाया गया। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है आपके सामने। अगर पूछा जाता है इस तरीके का कि जो भी हमारा फेडरल स्ट्रक्चर बना हुआ है वो एक्चुअली में कौन से एक्ट के थ्रू प्रावधान सामने रखा गया था, तो देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में आता है, जिसके अंदर जो बहुत सारी डिमांडिंग अपॉर्चुनिटीज़ इस तरीके की क्रिएट होती हैं कि हम जो ब्रिटिश गवर्निंग इंडिया होता है उनके सामने अपने 3 मेजर गोल्स रखते हैं, जिसमें कि हम ये बोलते हैं कि एक तो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर आप तैयार करके दोगे, प्रोविजनल ऑटोनॉमी हमें प्रोवाइड करोगे, और जो भी माइनॉरिटीज़ के इंटरेस्ट हैं उनको सेफगार्ड करने का आप यहाँ पर हमारे लिए कोशिश कराओगे। तो एक्ट ऑफ 1935 में ही यही चीज़ आपके सामने आती है, जहाँ पर फेडरल स्ट्रक्चर भारत का आगे आने की बात करता है। तो ये यहाँ से आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज्ड द मोस्ट प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस इन द फ्रेमिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो निम्नलिखित दिए गए आपको विकल्पों में से बताना है कि कौन सा वो विकल्प है जिसकी सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहा किसमें, हमारे देश के संविधान को फ्रेम करने में। तो देखिए, सभी को अगर आइडिया हो तो यहाँ से 1935 के एक्ट में ये सभी चीज़ें उठने लग गई थी कि भाई क्या होगा क्या नहीं होगा। तो यही में जो मेजर अगर हम इन्फ्लुएंस माने कि कौन सी चीज़ ने अपना यहाँ पर दिए गए ऑप्शन के थ्रू सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखा, इन्फ्लुएंस किया, तो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक्ट ही है, जो कि 1935 में हुआ था, जहाँ पर ये सभी चीज़ें फीचर्स के थ्रू अपनाने की बात होने लगी थी। नेक्स्ट है, हाउ डज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्क्राइब इंडिया एज। तो जो हमारा भारतीय संविधान है वो भारत को क्या डिस्क्राइब करता है। क्या वो फेडरल ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज बताता है, यूनियन ऑफ स्टेट बताता है, भारतवर्ष बोलता है, या फिर फेडरेटेड नेशन बोलता है। तो देखिए, इसे अडॉप्ट करने के बाद पता है कि एक्चुअली में इनकी डिमांड्स 1935 से आपकी स्टार्ट होने लगी थी, लेकिन इसके थ्रू एक चीज़ बहुत ही क्लियर थी कि जो भी हमारा देश होगा वो सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के तौर पर जाना जाएगा, जहाँ पर हम जस्टिस और इक्वालिटी लोगों को प्रोवाइड कराएंगे। ओके, तो अगर हमसे ये पूछा जाए कि जो भारत का संविधान है वो इंडिया को क्या डिस्क्राइब करता है, तो ये आपका कहलाता है एक यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी कि अलग अलग स्टेट्स आकर एक यूनियन का निर्माण करेंगे, जिसकी वजह से आपका ऑप्शन नंबर 2 यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, दिस सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू ओरिजिनेटेड इन। तो देखिए, बहुत से ऐसे सिस्टम हैं जो कि भारतीय संविधान में अलग अलग देशों से हमने अडॉप्ट किए हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि जो जुडिशरी के रिव्यू की बात करी जाती है, जुडिशियल रिव्यू का जो हम आइडिया लेते हैं, जहाँ पर एग्जीक्यूटिव हो या फिर जो भी अगर इस तरीके के आपके पिलर्स होते हैं उनके द्वारा दिया गया या चयन किया गया कोई भी डिसीजन होता है, वो अंडर जुडिशियल रिव्यू होता है। इस सिस्टम को हमने किस देश में ओरिजिनेटेड मानते हैं, कौन से देश में ये ओरिजिनेट हुआ है, तो देखिए ये आपका यूएसए में ओरिजिनेट हुआ है। नेक्स्ट है आपका प्रिवेंटिव डिटेंशन का अर्थ बताइए। तो देखिए, प्रिवेंटिव डिटेंशन का बहुत ही सिंपल सा अर्थ होता है जब आप किसी को इंटेरोगेट नहीं करते हैं और उसकी वजह से स्टिल आप उसको डिटेन कर लेते हैं। मतलब आपको लगता है कि आपके देश में कुछ ना कुछ इश्यू है, इसकी वजह से आपके यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर को खतरा है, तो ऐसी कंडीशन में हम एक प्रिवेंटिव डिटेंशन नामक चीज़ यूज़ करते हैं उस व्यक्ति पर कि भाई हम उससे इंटेरोगेट नहीं करेंगे, और लेकिन हम उसको क्या कर लेंगे, डिटेंशन कर लेंगे। तो इसी वजह से आपका यहाँ से ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, व्हाट वाज द बेसिस फॉर कॉन्स्टिट्यूटिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर इंडिया। तो देखिए, भारत के संविधान का निर्माण होने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को हमने क्या किया था, गठित करा था। अब देखिए, आपको बताना है कि मेनली जो बेसिस थे, क्या बेसिक रीज़न था ऐसा करने का। तो देखिए, कैबिनेट मिशन प्लान आपका आया था, जिसने बेसिकली आपको आइडिया दिया कि कौन से बेसिस होंगे जहाँ पर हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का निर्माण करेंगे, और उनके काम क्या क्या होंगे वो आपको आगे आने वाले सवालों से भी क्रिएट होंगे। तो कैबिनेट मिशन प्लान था जो कि 1946 में आया था, जो कि बेसिकली आपको ये बेसिस प्रोवाइड कराता है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो किस आधार पर बनेगी, क्या उसके कार्यक्रम होंगे, क्या चीज़ें उसके अंदर अपनाई जाएंगी। तो इस वजह से आपका यहाँ से ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री द प्रोविजन ऑफ फेडरेशन वॉज बोरोड वाइल फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया।
तो देखिए अगेन अलग अलग जो कॉन्स्टिट्यूशन देशों के हैं वहाँ से कुछ ना कुछ चीज़ें बोरो करी गई। तो यहाँ पर बात करी गई है प्रोविजन ऑफ फेडरेशन, कि ये हमने कौन से देश से अपनाया है। तो देखिए कनाडा से हमारा ये जो फीचर है जहाँ पर हम फेडरेशन को एक्चुअली में रिएक्ट करने की बात करते हैं कि किस तरीके का हमारा फेडरेशन होगा, जो कि हमारे यहाँ पर क्या है, क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर है। तो वो बेसिकली जो प्रावधान है वो हमने कनाडा से अपनाया। नेक्स्ट है आपका हु अमंग दी फॉलोइंग वाज अ मेंबर ऑफ दी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जिसे एस्टेब्लिश किया गया जुलाई 1946 में। अब देखिए इसमें काफ़ी सारे आपके मेंबर्स थे। अब यहाँ से पूछा गया कौन नहीं थे, तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि थे कौन। आप इसको यहाँ पर नोट कर लेंगे, जैसे कि आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू थे आपके इसमें, उसके साथ साथ आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे, ठीक है। उसके बाद आपका जेपी कृपलानी थे, राजेंद्र प्रसाद जी थे, श्रीमती सरोजनी नायडू थी। तो ये काफ़ी सारे लोग थे। अगर यहाँ पर पूछा गया कि कौन नहीं थे, तो इसमें आपको याद रखना है महात्मा गांधी इसके पार्ट नहीं थे, जो कि हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी। तो यहाँ पर आपका करेक्ट पार्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी। तो देखिए ड्राफ्टिंग कमेटी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए करी गई थी, जिसके चेयरमैन हमें बताने जब होते हैं और अलग अलग एग्जाम में बहुत ही रेपिटेड वे में ही पूछ लिया जाता है। तो आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा भीमराव अम्बेडकर, ही वॉज द चेयरमैन ऑफ दिस ड्राफ्टिंग कमेटी। अब देखिए इस ड्राफ्टिंग कमेटी की बात करूँ तो 29 अगस्त 1947 में इन्हें अपॉइंट किया गया था एज द चेयरमैन, और उसके बाद आपका सारा 12 काम इन्होंने अपनाया था। नेक्स्ट है इंडिया इज़ अ रिपब्लिक कंट्री। तो हम भारत को एक रिपब्लिक देश बोलते हैं, इसका मेन रीजन क्या है। तो देखिए इसका मेन रीजन ये है कि हमारे देश में अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज से जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो चुनकर आते हैं एक वोटिंग के आधार पर, और बीच में आकर वो क्या करते हैं, हेड ऑफ द स्टेट का क्या करते हैं, चयन करते हैं, ठीक है, जो कि एक डेफिनेट पीरियड के लिए कार्यरत रहता है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं, किस किस तरीके से क्या क्या चीज़ें आपकी काम करती हैं, और इन्हीं बेसिस पर हमें ये आइडिया लगाना होता है कि भाई चलिए ठीक है, किस किस तरीके से हमारा ये सारा फंक्शन काम कर रहा है और हमें क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए, कौन सी चीज़ें मैटर करती हैं। तो ये सभी चीज़ें आपको यहाँ पर मैंने बताने की कोशिश करी पॉलिटी के हमारे सेशन में। अब देखिए हम यहाँ से फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट स्टार्ट करेंगे और कुछ क्वेश्चंस उससे डिस्कस करेंगे। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स जो वाटर साइकिल है वो अवेलेबल है। तो देखिए ये तो बहुत ही आसान है, सिर्फ अर्थ आपका एक ऐसा एकमात्र प्लैनेट है जहाँ पर आपकी वाटर साइकिल अवेलेबल है। नेक्स्ट है आपका दी एस्टीरियड्स रिवॉल्व राउंड सन। तो जो एस्टीरियड्स होते हैं वो सन के अराउंड किस किस की बीच की जो कक्षा होती है, जो कि रिवॉल्वेशन स्टेट होती है, वहाँ पर वो चक्कर लगाते हैं। तो देखिए एस्टेरॉइड्स का बेसिकली जो आप देखेंगे ना, वो मार्स और जुपिटर के बीच में बहुत ज़्यादा देखेंगे, ठीक है। तो एस्टेरॉइड्स रिवॉल्व अराउंड कहाँ पे करते हैं, आपके मार्स और जुपिटर के बीच में। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से सेकंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉल्ड द ट्विन ऑफ द अर्थ। तो देखिए अर्थ का जुड़वा में से किसके कहा जाता है, ये भी बहुत ही रैपिटेड वे में पूछा जाता है। एंड वीनस इज नोन एज द ट्विन ऑफ द अर्थ, क्योंकि साइज वगैरह में ये काफ़ी मिलता जुलता है, जिस वजह से हम इसको क्या बोल देते हैं, अर्थ का ट्विन बोल देते हैं। नेक्स्ट है विच अमिट्स द फॉलोइंग प्लैनेट्स हैज़ इट्स ऑर्बिट क्लोजेस्ट टू सन। तो देखिए सन के चारों ओर जितने भी आपके प्लैनेट चक्कर लगाते हैं उनसे रिलेटिवली आपके क्वेश्चंस बनते रहते हैं। तो सन के सबसे करीबी ऑर्बिट में कौन सा ऐसा ग्रह है जो चक्कर लगाता है। तो देखिए वीनस है, जो कि सन के क्लोजेस्ट ऑर्बिट में प्लैनेट आपका क्या करता है, चक्कर लगाता है। नेक्स्ट है द लाइट फ्रॉम द सन रीचेज अर्थ। तो देखिए अर्थ तक सन से जो निकलने वाली लाइट है उसे पहुंचने में कितना टाइम लगता है, ये भी बहुत ही रैपिटेड वे में पूछा जाता है। तो इसे लगता है 8 मिनट्स। नेक्स्ट है आपसे पूछा गया है सरफेस टेम्पर बता दीजिए सन का, तो ये कितना है, ये भी आपका बहुत ही रैपिटेड वे में पूछ लिया जाता है। याद रखेंगे 6000 डिग्री सेल्सियस इज द सरफेस टेम्परेचर ऑफ द सन। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स हैज़ नो मून। तो निम्नलिखित में से दिए गए जो भी प्लैनेट्स हैं उनका अपना कोई प्राकृतिक क्या नहीं है, मून नहीं है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए मरकरी का अपना कोई मून नहीं है, बाकी मार्स, नेपच्यून, प्लूटो जो कि आपको यहाँ पर दिए गए हैं, इन सभी के अपने अपने मून्स हैं, लेकिन मरकरी का अपना कोई भी मून नहीं है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड अ रेड प्लैनेट। तो निम्नलिखित में से बताना है कि वो कौन सा ग्रह है जिसे हम लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं। तो मार्स को हम बेसिकली बोलते हैं क्या, रेड प्लैनेट। अब देखिए इसका रीज़न भी कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि ऐसा क्यों है, किस वजह से एक्चुअली में ये आपका रेड हम इसको बोलते हैं। तो एक्चुअली में यहाँ पर जो आयरन ऑक्साइड होता है ना, वो बहुत मेजर मात्रा में पाया जाता है, जिसकी वजह से जो कि अपना नेचुरल कलर है वो रेड प्रोवाइड कराता है, जिसकी वजह से हम इसको क्या बोल देते हैं,
रेड प्लैनेट बोल देते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है कि भाई ब्राइटेस्ट प्लैनेट हमारे सोलर सिस्टम का कौन है, ब्राइटेस्ट आपसे पूछा गया है। तो देखिए वीनस जो है ना, यही हमारे क्या है, सोलर सिस्टम का सबसे ब्राइटेस्ट प्लैनेट है। ओके, तो क्योंकि और इसका रीज़न बेसिकली ये भी है कि जो 70% लाइट सन से निकलती है वो इसके ऊपर पड़ती है। ऑब्वियसली सन के इतना करीब होने के बावजूद अगर 70% लाइट इसके ऊपर पड़ रही है, सो दिस विल बी द ब्राइटेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है द मिल्की वे गैलेक्सी वॉज फर्स्ट ऑब्जर्व बाई। तो देखिए मिल्की वे गैलेक्सी का जो भी मेजर प्रिंसिपल है, इससे रिलेटेड जानकारी है, इसे पहली बार ऑब्जर्व किसने किया था, हु वॉज दैट गाय। सो देखिए गैलीलियो को बेसिकली बोला जाता है जिन्होंने पहली बार मिल्की वे गैलेक्सी के बारे में ऑब्जर्वेशन दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए हमारा यहाँ से आपका ज्योग्राफी का सेक्शन मैंने कंप्लीट किया, और अभी जो हम स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे हमारा फिजिक्स का सेक्शन। फिजिक्स का सेक्शन, और इसी तरीके से हम अपनी सीरीज़ को आगे फॉलो भी करने वाले हैं, क्योंकि चीज़ें एक साथ एक सेक्शन में हम अगर लेकर चलेंगे तो आपके लिए भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग रहेगा सेशन, और मुझे भी अच्छा लगेगा कि मैंने एक ही सेशन में आपको मल्टीपल चीज़ें प्रोवाइड करने की कोशिश करी। तो देखिए पहला क्वेश्चन है आपके सामने, दी डायमेंशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेम एज दैट ऑफ अ इम्पल्स। तो देखिए इम्पल्स की अगर आपको पता है तो तभी आप बता सकते हैं कि निम्नलिखित में से दिया गया कौन सी वो चीज़ है जिसकी सेम डायमेंशन आप यूज़ करते हैं। तो देखिए इम्पल्स की मैं बात करता हूँ तो इम्पल्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स इनटू टाइम। अब देखिए फोर्स इनटू टाइम का अगर आप मेजरली वो निकालेंगे कि फॉर्मेशन किस तरीके का है, तो वो भी आपको कुछ इसी तरीके से निकल कर नजर आएगा, जो कि आपको मोमेंटम बताता है। मोमेंटम अपने आप में क्या कहता है, वो भी आपको एफ इंटू टी वाला फॉर्मेशन देता है। तो दोनों ही चीज़ें अगर फॉर्मेशन आपको एक तरीका दे रहे हैं तो आपका ऑब्वियसली यूनिट भी इनका क्या हो जाएगा, या फिर डायमेंशन भी क्या हो जाएंगी, दोनों की सेम ही हो जाएंगी। ठीक है, तो इसी वजह से आपका यहाँ से इम्पल्स और मोमेंटम दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे डायमेंशन फॉर्म में। नेक्स्ट है विच अमंग दी फॉलोइंग इज दी फंडामेंटल क्वांटिटी। तो देखिए फंडामेंटल क्वांटिटीज़ आपकी क्या होती हैं, जो सिर्फ बेसिक क्वांटिटी होती हैं। इन बेसिक क्वांटिटीज़ को मिलाकर हम डिराइव्ड क्वांटिटीज़ निकालते हैं। जैसे अगर मैं टाइम की बात करूं तो टाइम क्या है, एक आपका फंडामेंटल क्वांटिटी है, जबकि वॉल्यूम की बात करूंगा, वॉल्यूम में आपका मीटर क्यूब, यानी कि मीटर से बनकर आपका वॉल्यूम का निर्माण होता है। सेम आपका वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होता है, आपका डिस्टेंस इनटू टाइम होता है, सॉरी अपॉन टाइम होता है। तो ये आपका फंडामेंटल क्वांटिटीज से बने होते हैं, लेकिन टाइम अपने आप में ही क्या होता है, आपका फंडामेंटल क्वांटिटी होता है। व्हाट इज द मिनिमम एस्केप वेलोसिटी ऑफ अ रॉकेट टू बी लॉन्च्ड इनटू स्पेस। तो देखिए ऑब्वियसली अगर हम किसी चीज़ को अपनी जो अपनी अर्थ है अगर उसकी स्पेस में पहुंचना चाहते हैं तो उसको एक हमें मिनिमम वेलोसिटी प्रोवाइड करनी होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, एस्केप वेलोसिटी बोलते हैं। तो देखिए जो मिनिमम एस्केप वेलोसिटी होता है वो होता है 11 किलोमीटर प्रति सेकेंड। अगर इस रफ्तार से हम किसी चीज़ को फेंकेंगे तो वो हमारी स्पेस वाली ऑर्बिट को एस्केप कर जाएगा। नेक्स्ट है आपसे पूछा गया है विच सेट ऑफ कंडीशंस रिप्रेजेंट्स द इजीएस्ट वे टू लिक्विफाई अ गैस। तो वो कौन सी कंडीशन है जिसमें सबसे आसानी से हम किसी गैस को क्या कर सकते हैं, लिक्विफाई कर सकते हैं। तो देखिए ऐसा करने के लिए आपको लो रखना पड़ेगा टेम्परेचर, और वहीं पर आपको प्रेशर को धीरे धीरे बढ़ाते रहना पड़ेगा, जिस कंडीशन से हम किसी भी गैस को इजीली लिक्विफाई कर पाएंगे। तो टेम्परेचर का हमारा लो होना चाहिए, जबकि प्रेशर हमें बढ़ाते रहना चाहिए, जिसकी वजह से हम ऐसा कर पाते हैं। नेक्स्ट है द इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर्स द रिकॉर्ड्स द रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ एयर। तो देखिए रिलेटिव ह्यूमिडिटी अगर हमें एयर की इंस्ट्रूमेंट कौन सा हमें उसमें मेजरमेंट के लिए यूज़ करना होता है, ये आपसे पूछा है। तो देखिए आपको यहाँ पर हाइग्रोमीटर दिया गया होगा, हाइग्रोमीटर आपको यहाँ पर दिया गया है, जिसका बेसिक जो प्रिंसिपल होता है वो यही होता है कि हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी अपने एयर के आसपास की कैसे मेजरमेंट कर सकते हैं। तो हाइग्रोमीटर आपका यहाँ से आंसर होगा। इफ़ द लेंथ ऑफ अ सिंपल पेंडुलम को हम हाफ कर दें तो पीरियड उसके ऑस्किलेशन का कितना हो जाएगा। तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद करना होगा, टी इक्वल टू 2 पाई इंटू यहाँ से आपका एल अपॉन जी हो जाएगा। तो देखिए 2 पाई आपका कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट है, उसके बाद ऑब्वियसली एल और टी अपने कुछ इस तरीके से वेरिएबल होते हैं कि टी आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रूट ऑफ एल। तो आपने क्या किया, लेंथ आपने सिंपल पेंडुलम की क्या कर दिया, हाफ कर दिया। तो अगर इसको हाफ कर दिया और इसके इक्विवेलेंट आपको रखना है तो आपको किस तरीके से बढ़ाना पड़ेगा, इसको आपको इस तरीके से बढ़ाना होगा कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं, क्योंकि डिक्रीज मुझे फिर इसको हाफ से करना होगा। यहाँ पर डिक्रीज हुआ है तो यहाँ पर भी मुझे वो चीज़ को डिक्रीज करना पड़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनली देखना होगा, तो मुझे डिक्रीज करना होगा बाई ए फैक्टर ऑफ √2। मिस्ट किसके कारण होता है, तो देखिए मिस्ट आपको ये तो बहुत ही रेपिटेड वे में पूछा जाता है, जो वाटर वेपर होती है ना लो टेम्परेचर पे, उन्हीं को हम बोल देते हैं मिस्ट। ठीक है, तो वाटर टेम्परेचर वाटर वेपर जो होती हैं लो टेम्परेचर पे, उन्हें हम मिस्ट का नाम दे देते हैं।
नेक्स्ट है आपका वाइल कैचिंग अ बॉल, जो प्लेयर होता है वो क्या करता है, उसका हाथ अपना थोड़ा पीछे खींच लेता है। तो ऐसा वो क्यों करता है, तो देखिए बेसिकली कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के कारण वो उस फोर्स को एडजस्ट करता है पीछे की साइड में, ताकि वो कंजर्व करा पाए उस रेट एनर्जी को, जो कि आपका बेसिकली मोमेंट का प्रिंसिपल यहाँ पर आपको देता है। A particle dropped from a top of a tower uniformly falls on ground at a distance which is equal to the height of tower. Which of the following paths will be traversed by the particle? तो देखिए आपके सामने कंडीशन दे दी गई है कि भाई अगर ऐसा करें वैसा करें तो क्या होगा। मैंने क्या किया, एक आपका पार्टिकल को ड्रॉप किया किसी टावर से, ठीक है, वो आपका फॉल करा ग्राउंड पर एट अ डिस्टेंस किसी तरीके से। तो ये जो फॉर्मेशन होगा, ये जो आपका ग्राफ होगा, ये कौन सा होगा, तो देखिए ये आपका पैराबोलिक ग्राफ होगा। ओके, ये वाला जो आपका बनता है, अगर यहाँ से आपने फेंका है तो ये आपका पैराबोलिक प्राप्त होगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ से करेक्ट होगा। नेक्स्ट है व्हेन अ बॉटल ऑफ अ स्कैंट इज कैप्ड ओपन इन अ कॉर्नर ऑफ अ रूम, तो जो उसकी महक होती है वो पूरे कमरे में फैल जाती है, तो इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं। तो देखिए ऐसा जो होता है ना, वो बेसिकली आपका डिफ्यूजन के कारण होता है। हमने यहाँ पर कुछ चीज़ रख दी, वो महकती है और वो महकते महकते पूरे रूम में फैल जाएगी। इस फिनोमेना को आपका बोलते हैं हम डिफ्यूजन। सो देखिए दिस वॉज द पार्ट जिसमें मैंने 3 सेक्शन आपके साथ कवर किए। आई होप आपको ये पार्ट पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जहाँ पर जाकर आप काफ़ी सारी अपडेट्स पा सकते हैं। अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर काफ़ी बैचेस आपको मिल जाएंगे, जैसे कि CGL, CHSL, MTO, CPO, स्टैनो, जेई के काफ़ी सारे बैचेस आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। CET के पैटर्न पर भी वी आर प्लानिंग टू लॉन्च अ बैच कि भाई क्या मोस्ट प्रेफरेबल बैच हम आपको प्रोवाइड करा सकते हैं। तो इन सभी बैचेस को आप ज्वाइन कर सकते हैं। 10% तक का आप डिस्काउंट पा सकते हैं अगर आप SSC YT का कोड यूज़ करते हैं। तो मैं नेक्स्ट पार्ट में आपसे मिलूंगा। अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।